हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लासरूम स्टडी। तो इस वीडियो में हम मिरर ऑफ कॉमन एरर का 9 चैप्टर करने वाले हैं, एडवर्ब। इससे पहले जिसने भी बाकी के पुराने 8 चैप्टर्स नहीं देखे हैं उसकी लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ये मेरे आर्टिकल्स, नाउन नंबर, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये बहुत ही हमने स्पीड और सुपर फास्ट तरीके से रिवाइज करे हैं, जिसमें कि आपका टाइम भी बच सके और आपके एग्ज़ाम के लिए अच्छे से आप प्रिपेयर कर सको। तो जाके वो देख लीजिए, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए। तो विदाउट वेस्टिंग ओवर टाइम हम आगे हमारा 9 चैप्टर स्टार्ट करें। एडवर्ब से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा एडवर्ब के बारे में। एडवर्ब होती क्या है? एडवर्ब इज़ अ पार्ट ऑफ स्पीच। वो होता क्या है? मान लीजिए एडवर्ब वो, एक सेकेंड, पेन बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, आ जाइए। एडवर्ब वह शब्द है जो किसी क्रिया की विशेषता बताते हैं। अब ये श्योर शॉर्ट नहीं है कि सिर्फ क्रिया की विशेषता बताएं। क्रिया की विशेषता बताते हैं प्लस वो एक एडजेक्टिव की विशेषता बताते हैं, ठीक है, और एक एडवर्ब की भी विशेषता बताते हैं। तो ऐसे वर्ड्स जो हमारे क्रिया की विशेषता मतलब एक वर्ब की विशेषता बताए, प्लस हमारा एक एडजेक्टिव की विशेषता बताए, और एक हमारा एडवर्ब खुद की विशेषता बताए, ऐसे वर्ड्स हमारे एडवर्ब्स कहलाते हैं। आइए जानते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। सबसे पहले उसमें लिखा हुआ है ही रन्स फास्ट, मतलब वह दौड़ा तेजी से, ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ब है हमारी रन्स, है ना। अब वो रन को क्वालिफाई करने के लिए उन्होंने एडवर्ब लगाया फास्ट। दौड़ा कैसे? अगर हम आगे के क्वेश्चन लगाए वह दौड़ा कैसे, तो कैसे का आंसर है फास्ट। वह दौड़ा बहुत तेजी से। ओके, इस तरीके से हम एडवर्ब को पहचान सकते हैं कि वो वर्ब को क्वालिफाई करेगी या एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगी या तो किसी एडवर्ब को ही क्वालिफाई करेगी। वहीं एडजेक्टिव हमारे जो होते हैं, जो प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़े हैं, वो हमारे नाउन को क्वालिफाई करते हैं सिर्फ, ठीक है। तो ये याद रखना, एग्जाम में एरर दिया जाता है कि नाउन को एडवर्ब के साथ क्वालिफाई कराया जाता है, जबकि वो गलत होता है, फिर हमें उसे करेक्ट करके एडजेक्टिव बनाना पड़ता है। तो इस तरीके के एसएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ग्रामेटिकली मिस्टेक्स जो आती है। आगे बढ़ें, जैसे सी स्पीक्स क्लियरली, क्लियरली एक एडजेक्टिव एडवर्ब है, ठीक है, उसने वर्ब की एक विशेषता बताई है। वहीं एडजेक्टिव एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली इज एन एडवर्ब और राइट इज एन एडजेक्टिव। यू आर राइट, अगर हम एब्सोल्युटली भी हटा दें तो यू आर राइट, यू आर राइट भी एक अपने जगह सही है, बट यू आर राइट कैसे? एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही हो आप। कैसे सही हो? बिल्कुल सही हो, ठीक है। वहीं यहाँ पे शी इज़ अ वेरी गुड गर्ल। अब देखिए यहाँ पे एक नाउन है, नाउन की विशेषता किसने बताई? एक एडजेक्टिव ने। गुड, कैसी गर्ल? गुड गर्ल। अब गुड की भी फ्रीक्वेंसी किसने बताई? एडजेक्टिव ने। कैसी, कितनी गुड? बहुत ज़्यादा गुड, वेरी गुड गर्ल। तो इस तरीके से एडवर्ब को डिफाइन किया जा सकता है। यहाँ पे हम गुड हटा के डायरेक्ट ऐसा वेरी गर्ल नहीं लगा सकते, क्योंकि एक एडवर्ब जो नाउन को बिल्कुल क्वालिफाई नहीं करेगा, बट हाँ एक एडजेक्टिव नाउन को करेगा और एक एडवर्ब एडजेक्टिव को कर देगा क्वालिफाई। तो इस तरीके से हम एडवर्ब को पहचान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एडवर्ब को कैसे क्वालिफाई करता है। यहाँ पे एग्जाम्पल है, जैसे केयरफुली, केयरफुली इज एन एडवर्ब, ठीक है। अब कैसे केयरफुली? वेरी केयरफुली, बहुत ज़्यादा केयरफुली, ठीक है। यहाँ पे फास्ट कितना? वेरी फास्ट। तो इस तरीके से एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई कर सकता है। ये 3 चीज़ आपके दिमाग में आ गई। अगला बढ़ते हैं, किसी प्रीपोजिशन की विशेषता बताना। अब प्रीपोजिशन की विशेषता कैसे बताए? जैसे द बर्ड फ्लू एग्जैक्टली ओवर हिज हेड, है ना। जैसे द बर्ड फ्लू हिज हेड, हिज हेड मतलब कैसा हेड? सर के ऊपर से, सर के नीचे से, दाएं से, बाएं से। तो उसके लिए हमें एक प्रीपोजिशन का यूज़ करें यहाँ पे ओवर हिज हेड, है ना। उसकी स्टेट बताई उसके सर के ऊपर, जिसको क्वालिफाई करा एक एडवर्ब ने एग्जैक्टली। ओवर को क्वालिफाई करा एक प्रीपोजिशन को एग्जैक्टली एक एडवर्ब ने। तो इस तरीके से हम एडवर्ब को पहचान सकते हैं। और अभी तक आपने देखा होगा यहाँ पे हमने एडवर्ब के पहले एक एडवर्ब लगाया, एडवर्ब के पहले यहाँ एडजेक्टिव के पहले एक एडवर्ब लगाया था, बट यहाँ पे वर्ब के बाद में एक एडवर्ब लगाया। तो ये चीज़ का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है कि वर्ब के बाद में एडवर्ब आता है और एडजेक्टिव, एडवर्ब और प्रीपोजिशन के पहले और कंजक्शन के भी पहले, सबके पहले एडजेक्टिव एडवर्ब आता है, बट ओनली कंजक्शन ओनली वर्ब के बाद में आता है। कंजक्शन क्या? कंजक्शन ऐसे वर्ड जो किसी दो सेंटेंस फ्रेज को जोड़ते हैं, जैसे बिकॉज,
बिकॉज के पहले लगा दिया सिंपली, ठीक है। बिकॉज सिंपली नहीं होगा, सिंपली बिकॉज होगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जहाँ भी आपको एडवर्ब दिए रखा हो वहाँ पे आप ये ध्यान रखना कि एडवर्ब किसके लिए दिया है, क्यों दिया है, किस चीज़ की वजह से दिया है। अगर वर्ब के लिए दिया तो उसके बाद आना चाहिए, और बाकी अगर किसी चीज़ के लिए दिया तो वो पहले आना चाहिए। अब किसी सेंटेंस की विशेषता भी बताता है। देखिए मतलब एडवर्ब में किस किस की विशेषता बता दी। सबसे पहले हमने पढ़ा वर्ब की, दूसरा हमने पढ़ा एडजेक्टिव की, तीसरा हमने पढ़ा वर्ब, खुद वर्ब की भी विशेषता बताता है। चौथा हमने पढ़ा प्रीपोजिशंस की, पांचवा हमने पढ़ा कंजंक्शन की, एंड हमने नेक्स्ट पढ़ा है छठा, जो कि एक सेंटेंस की भी विशेषता बताता है। सॉरी। जैसे ही डिड नॉट रिसीव एनी इंजरी, ठीक है, ये एक पूरा सेंटेंस है, उसकी एक विशेषता बता दी फॉर्चुनेटली से, ठीक है। तो फॉर्चुनेटली ही डिड नॉट रिसीव एनी इंजरी, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरीके से हम किसी सेंटेंस के आगे लगा के उसको एडवर्ब किसी सेंटेंस की विशेषता बता सकता है। अगला आता है नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने का काम एडजेक्टिव करते हैं। ये देखिए, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने का काम एडजेक्टिव करते हैं, किंतु कुछ ऐसे वर्ड हैं, मतलब देयर आर ऑलवेज एक्सेप्शंस। तो कुछ ऐसे वर्ड हैं जो यहाँ तक किसी नाउन या प्रोनाउन की भी विशेषता भी बताते हैं। ये एडवर्ब इज ओनली जो एडवर्ब है, इवन, एटलीस्ट और ऑलमोस्ट, ये 4 एडवर्ब आपको याद रखने हैं जो किसी नाउन के साथ भी लग सकते हैं। ओनली दिस 4 एडवर्ब्स, ठीक है। कौन कौन से? ओनली, इवन, एटलीस्ट, एटमोस्ट। जिसे ओनली हरी हैज़ पास्ड, केवल हरी सफल हुआ, तो ये नाउन है हरी, उसके आगे हमने एडवर्ब लगा दिया ओनली। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि एडवर्ब सिर्फ 4 हैं ऐसे जो सबसे पहले आपको याद रखना है। ओनली हो गया हमारा, नेक्स्ट हमारा इवन, फिर एटलीस्ट, देन हमारा ऑलमोस्ट। तो ये हमारे 4 एडवर्ब याद रखने हैं। बाकी जनरली नाउन के बाद या नाउन की विशेषता कोई एडवर्ब नहीं बताता, ये सिर्फ 4 को छोड़ के। अगला है क्लासिफिकेशंस ऑफ एडवर्ब्स। एडवर्ब को 3 तरीके से क्लासीफाई कर रखा है। एक सिंपल एडवर्ब्स, एक इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स और एक रिलेटिव एडवर्ब्स। सिंपल एडवर्ब्स कौन कौन से होते हैं? सिंपल एडवर्ब को भी बहुत डिफाइन करा गया है। आ जाइए, इसको थोड़ा सा छोटा कर दूँ तो आपको अच्छे से दिखे, ठीक है। सबसे पहले हुआ हमारा प्लेस वाले सिंपल, देन हमारे नंबर वाले सिंपल, उससे पहले हमारे टाइम वाले सिंपल। टाइम, प्लेस, नंबर, फ्रीक्वेंसी, क्वालिटी एंड मैनर, ठीक है। अगला वापस एक बार देखते हैं। टाइम, प्लेस, नंबर और फ्रीक्वेंसी हो गया, फिर हमारा क्वालिटी हो गया, क्वांटिटी हो गया एंड मैनर हो गया, ठीक है। ये 2 चीज़ का हमका ध्यान रखना है। 2 नहीं हो गई है, ज़्यादा हो गई। हाँ, आ जाइए। टाइम वाले कौन सा एडवर्ब होते हैं? जैसे टुडे, यस्टरडे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, अगो, एटलीस्ट, प्रेजेंटली, शॉर्टली, डायरेक्टली, जो भी टाइम का सेंस दे रहे हैं, जो भी टाइम्स के बारे में बता रहे हैं। और वहीं अगर इंट्रोगेटिव में जाए टाइम के सेंटेंस, तो हमारा हो गया व्हेन, हाउ लॉन्ग, व्हेंस। ये हमारे क्वेश्चन ऐसे दे रखते हैं, हाउ लॉन्ग द वर्क विल गो, है ना, तो उसको कैसे दे देगा? व्हाट लॉन्ग द वर्क विल गो, ऐसे दे देगा। तो हमें तो सही करना है क्योंकि वो टाइम के रिलेटेड बात कर रहा था, हमें हाउ लगाना है, ठीक है। अगला एडवर्ब ऑफ प्लेस, जैसे कोई भी वस्तु कहाँ रखी है भाई, यहाँ रखी है, हियर, देयर वहाँ रखी है, अंदर इन, आउट है बाहर, अवे दूर, इंडोर है दरवाजे के अंदर, आउटडोर बाहर, फार दूर, नियर पास। इस तरीके से हम किसी भी चीज़ का हम प्लेस बता सकते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस के थ्रू। नेक्स्ट है जो हमारा इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ प्लेस कौन से होते हैं? वेयर, फ्रॉम वेयर, ओके। नंबर वाले वंस, थ्राइस, ट्वाइस, ठीक है। फ्रीक्वेंसी सेल्डम, नेवर, ऑलवेज, स्कार्सली, रेयरली, ठीक है। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ नंबर, फ्रीक्वेंसी, जो इंट्रोगेटिव, जैसे हाउ मेनी टाइम्स, दिस इज रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्ब इंट्रोगेटिव। जैसे कुछ भी चीज़ हुई है कि मान लीजिए हाउ मेनी टाइम्स यू हैव रिवाइज्ड, ओके, ये आपका रिवीजन की फ्रीक्वेंसी बताने के लिए उन्होंने यूज़ करा हाउ मेनी टाइम्स, ठीक है। अगला अपन रिवीजन करा, रिवीजन एक क्रिया है, रिवीजन करना एक क्रिया है, उसके लिए आपने एक एडवर्ब का यूज़ करा, ठीक है, वर्ब के लिए। नेक्स्ट है
एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, रेंज, एक्सटेंड, जैसे कि रेंज बताता है किसी चीज़ की कि कितना बड़ा, टू बिग, है ना, कितना फास्ट, वेरी फास्ट, है ना। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे वर्ड्स है टू, वेरी, मच, क्वाइट, इनफ, सफिशिएंटली, कंप्लीटली। तो आपको ये दिमाग में आना चाहिए कि किसी चीज़ की रेंज बता रहे हैं, किसी चीज़ की क्वालिटी बता रहे हैं। इस चीज़ का मैं यूज़ आपको आगे बताऊंगा किस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है। एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी जो इंट्रोगेटिव है, जैसे हाउ मच, हाउ फार, टू व्हाट एक्सटेंट। अब देखिए जैसे मैंने आपको बोल दिया कि नेवर, नेवर आपको पता होना चाहिए फ्रीक्वेंसी बता रहा है किसी चीज़ की। मैंने आपको बोल दिया इन, इन मतलब ये किसी की प्लेस बता रहा है। मैंने आपको बोल दिया पार्शली, तो ये आपको क्वांटिटी बता रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि किस टाइप का एडवर्ब है। नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर में दस, सो, बैडली, केयरफुली, फ्रीक्वेंटली, ब्यूटीफुली, फास्ट, एटसेट्रा। तो इस तरीके से हम एडवर्ब ऑफ मैनर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, आगे बढ़े, ये हो गया नेक्स्ट एडवर्ब ऑफ मैनर के इंट्रोगेटिव जो कुछ वर्ड्स हैं, कैसे हाउ, इन व्हाट वे। ये ढंग से दिख नहीं रहा होगा आपको, थोड़ा और जूम कर देता हूँ, है ना। हाउ, इन व्हाट वे। अब एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन, जैसे यस, नो, श्योरली, सर्टनली, नॉट। ये बस एक बार रिवाइज करना, आपको सिर्फ एक बार रीड करिए, धीरे धीरे आपको आगे समझ में आता जाएगा इसका यूज़ कैसे करना। आगे बढ़ें। अब कुछ ऐसे एडवर्ब है जो जिन पर आधारित कुछ प्रॉब्लम्स कैसे देते हैं आप देख लीजिए। जैसे टू, टू का मतलब होता है मोर देन रिक्वायर्ड, है ना। इससे मोर देन, ज़्यादा आवश्यकता से अधिक हो गया वो चीज़, तो उसको कैसे करेंगे हम। जैसे टू बैड, टू नॉटी, टू वीक, टू फास्ट, टू डल। ठीक है, और नेक्स्ट है टू ग्लैड, टू हैप्पी, टू प्लीज, टू हेल्दी आदि कहना गलत है। टू को हम नेगेटिव मानते हैं, तो ये हमारा टू हमेशा नेगेटिव के साथ ही यूज़ होगा, जैसे बैड, नॉटी। ठीक है, कहाँ गया, फैट। तो हम ये नहीं बोलेंगे ही इज़ टू स्मार्ट। टू स्मार्ट का मतलब आवश्यकता ज़्यादा स्मार्ट है वो, नहीं, वो हमारे बोलने सिचुएशन में बोलने में नहीं आएगा क्योंकि ये ऑफेंसिव होता है। ठीक है, आई एम टू ग्लैड टू मीट यू का अर्थ है मैं आपसे मिलकर इतना खुश हूँ जितना नहीं होना चाहिए। अब ऐसा कोई बोलेगा कि मैं आपसे मिलकर इतना खुश हूँ जितना नहीं होना चाहिए, तो हमें टू ग्लैड का यूज़ यहाँ पे नहीं करना है। ठीक है, टू का हमें हमेशा ध्यान रखना है कि नेगेटिव सेंस में यूज़ करें। अब नेक्स्ट हमारा सेकंड पॉइंट, टू पर आधारित वाक्यों में टू के बाद अर्थ का अनुसार प्लीजेंट एडजेक्टिव का प्रयोग भी हो सकता है। जैसे ही इज़ टू इंटेलिजेंट टू बी चीटेड, क्योंकि यहाँ पे टू इंटेलिजेंट के साथ नेक्स्ट टू लगाया गया है और यहाँ पे चीटे एक नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें यहाँ पे हम इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसका हिंदी में मतलब होता है ही इज़ सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन नॉट बी चीटेड, मतलब वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है क्योंकि वो उससे कोई चीट नहीं कर सकता। तो इस तरीके का हिंदी में थोड़ा सा हम ट्रांसलेट करके देखेंगे। बस टू के सेंस में हमें सही ये याद रखना है कि उसको नेगेटिव में यूज़ करें क्योंकि यहाँ पे चीटिंग की बात हो रही है। यहाँ पे टू का हमने यूज़ करा टू इंटेलिजेंट, टू पॉजिटिव ये वर्ड है, उसके बाद टू लगाया है, यहाँ नेगेटिव वर्ड है, यहाँ पे टू हम यूज़ कर सकते हैं। बट अगर यहाँ पे टू होता प्लस सिर्फ इंटेलिजेंट होता और कुछ भी नहीं होता तो यहाँ पे हम नहीं यूज़ कर सकते। यहाँ पे टू के साथ हम इंटेलिजेंट यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, अगला मच टू, अनप्लीजेंट एडजेक्टिव। जैसे मच टू, अनप्लीजेंट एडजेक्टिव मतलब जो नेगेटिव सेंस में जा रहा हो, प्लीजेंट मतलब जो पॉजिटिव सेंस में आ रहा है। मच टू मतलब पेनफुल, मच टू केयरलेस, मच टू वीक्ड। यहाँ पे भी हमने मच टू के साथ क्या लगाया है, केयरलेस, पेनफुल, वीक्ड, मतलब हमने नेगेटिव सेंस में यहाँ पे गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ हम देखें, टू मच आ गया, यहाँ पे मच टू है, यहाँ पे टू मच आ गया। टू मच हमेशा नाउन के साथ, जैसे टू मच पेन, टू मच केयरलेसनेस, टू मच अनसर्टेनिटी ना, इनसिंसियरिटी, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ मच टू के बाद हम लगाएंगे क्या, अनप्लीजेंट एडजेक्टिव, और टू मच के बाद हम आएंगे एक नाउन। तो
तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। इस तरीके के हमारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे मस्ट टू पेन आ जाएगा तो वो आपको ध्यान रखना है, मस्ट टू पेन नहीं, मस्ट टू पेनफुल होता है, और टू मच पेन होता है, टू मच पेनफुल नहीं होता है। तो इस तरीके के आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। किंतु मस्ट टू के बाद नाउन तथा टू मच के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग करके प्रॉब्लम दिया जाता है। देखिए जैसे मैंने आपको बताया, हिज फेलियर इज टू मच पेनफुल, नहीं, टू मच पेन होता है और मस्ट टू पेनफुल होता है। ठीक है, मस्ट टू के बाद हम लगाते हैं एडजेक्टिव, और टू मच के बाद हम एडजेक्टिव नहीं, टू मच के बाद हम नाउन लगाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इस वाक्य में बी पार्ट गलत है, ठीक है, हमने देख लिया। हिज वाइफ रूड बिहेवियर गिव हिम मच टू पेन। मच टू के बाद हमने क्या देखा था भाई, एडजेक्टिव का देखा था हमें, ये हमें याद है। तो हमें पेन नहीं लगाना है, हमें पेनफुल लगाना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको याद रखेंगे। अगला, नन टू। नन टू, नन टू में आपको मतलब होता है नॉट वेरी। इसका प्रयोग प्लीजेंट या अनप्लीजेंट एडजेक्टिव दोनों के साथ होता है। मतलब इसका पॉजिटिव सेंस में भी हो सकता है यूज, उसका नेगेटिव सेंस में भी यूज हो सकता है। तो एग्जाम्पल से हम समझें, दिस ऐसे इज नॉट टू गुड, दिस ऐसे इज नॉट टू गुड, नॉट टू गुड, नॉट, नन टू गुड। गुड इज अ प्लीजेंट एडजेक्टिव, पॉजिटिव वाला एडजेक्टिव है, उसके पहले हमने लगाया नन टू गुड, तो हम इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, वहीं हम देखें नॉट टू, नन टू का मतलब क्या हमने देखा था, नॉट वेरी। तो हम इसे अगर हिंदी में देखें तो यह निबंध बहुत अच्छा नहीं है। दिस ऐसे इज नॉट वेरी गुड, नॉट टू गुड भी लगा सकते हैं, नन टू गुड भी लिख सकते हैं, और नॉट वेरी गुड भी लिख सकते हैं, और इसे हम बैड भी लिख सकते हैं, दिस ऐसे इज नन टू बैड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल हो गया एक अनप्लीजेंट एडजेक्टिव का। प्लीजेंट और अनप्लीजेंट में समझा, प्लीजेंट मतलब पॉजिटिव, अनप्लीजेंट में नेगेटिव एडजेक्टिव के लिए यूज होता है ना। इतना आपको बता चुका हूँ। टू हमारा, एक बार रिवाइज करें, टू हमारा नेगेटिव अनप्लीजेंट है ना, और टू डॉट 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 टू, सिर्फ टी ओ वाला टू, इसको हम प्लीजेंट के साथ करते हैं। ठीक है, अगला ये हो गया। फिर हमने क्या पढ़ा, टू मच। टू मच हमारा नाउन लेता है, टू मच पेन, और मच टू हमारा पेनफुल, मतलब मच टू हमारा एक एडजेक्टिव लेता है। ठीक है, और एडजेक्टिव कौन सा, नेगेटिव वाला, अनप्लीजेंट। आ गया, इतना आपको समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, 6th पॉइंट, ओनली टू। ओनली टू का मतलब होता है वेरी। ठीक है, तो इसका प्रयोग हम प्लीजेंट अनप्लीजेंट दोनों के साथ कर सकते हैं। आई एम ओनली टू ग्लैड टू रिसीव योर लेटर, जैसे आई एम वेरी ग्लैड टू रिसीव योर लेटर। ठीक है, योर परफॉर्मेंस इज ओनली टू बैड, मतलब तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत बुरी थी। ठीक है, योर परफॉर्मेंस इज वेरी बैड। इस तरीके से ओनली टू का हम दोनों जगह यूज़ कर सकते हैं। वेरी का भी हम प्लीजेंट या अनप्लीजेंट दोनों के साथ यूज़ कर सकते हैं। हमें मेन चीज़ याद करना है, जहाँ पे हमें थोड़ा सा, ये हमारा एग्जाम्पल, ब्यूटीफुल एक प्लीजेंट एडजेक्टिव है पॉजिटिव, अगली एक अनप्लीजेंट एडजेक्टिव, इसमें हम नेगेटिव सेंस में इसको यूज़ कर सकते हैं। दोनों सेंस में हमने वेरी का यूज़ करा है। ठीक है, अब वेरी तथा मच के प्रयोग में अंतर, हमने वेरी पढ़ लिया और ये मच। अब इन दोनों के जो यूज़ है उसमें डिफरेंस, आपको क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, बहुत अच्छे से देखना है इस वीडियो को। वेरी का प्रयोग हम पॉजिटिव डिग्री के पास साथ होते हैं। ठीक है, और मच का प्रयोग हम कंपैरेटिव डिग्री। अगर आपको डिग्री नहीं पता है तो एक बार मैं आपको बता दूं, जैसे कि गुड, बेटर और बेस्ट। ठीक है, तो ये हमारी हो गई गुड पॉजिटिव डिग्री, बेटर कंपैरेटिव डिग्री, हम किसी दो चीज़ के बीच में कंपैरिजन करते हैं, और बेस्ट हमारा सुपरलेटिव डिग्री, मतलब सबसे अच्छा हम जिसको बताते हैं सुपरलेटिव, एकदम इससे आगे कुछ नहीं होता, वो सुपरलेटिव डिग्री। तो पॉजिटिव हमारा पॉजिटिव डिग्री, वेरी हमारा पॉजिटिव डिग्री, मच हमारा कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, जैसे वेरी गुड, वेरी वाइज, वेरी लकी, वेरी ऑनेस्ट, मच बेटर, मच वाइजर, है ना, मच लकीयर, मच ऑनेस्ट। ठीक है, मोर ऑनेस्ट, सॉरी मच नहीं, मोर ऑनेस्ट। वहीं ये ऑनेस्ट हमारा एक सुपरलेटिव डिग्री है, लेकिन हमने मोर यूज़ करा है तो एक कंपैरेटिव डिग्री बन गया इस तरीके से। ठीक है, मच मोर ऑनेस्ट। नेक्स्ट, नॉट वेरी मच, नॉट वेरी मच कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होता है, जैसे वेरी मच बेटर, वेरी मच वाइजर, वेरी मच लकीयर।
ठीक है, यहाँ पे मच आया है तो हम यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री यूज़ कर रहे हैं, वेरी को नहीं देखेंगे, यहाँ पे हम मच को देखेंगे। ठीक है, वेरी या मच का प्रयोग सुपरलेटिव के साथ होता है, किंतु द प्लस वेरी प्लस सुपरलेटिव जबकि मच प्लस द। अब ये चीज़ आपको एक बार ध्यान रखने वाली है कि सुपरलेटिव डिग्री कोई भी आई है उसके साथ THE द का प्रयोग तो होना ही है। अब यहाँ पे वेरी के केस में होता है, वेरी के पहले आपके पास द आएगा, और मच के केस में होता है मच के बाद आपके पास द आएगा। जैसे द वेरी बेस्ट बॉय, वहीं मच द बेस्ट बॉय। ठीक है, ये आपको सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन आपको यही आपके एग्ज़ाम में आना है, यही सही होगा। आपको अगर आएगा आपको करेक्शन के लिए तो आपको इस तरीके से करना है कि मच के बाद द लगाना है, उधर वेरी के पहले द लगाना अगर सुपरलेटिव हो तो। नेक्स्ट हमारा सी पॉइंट, वेरी का प्रयोग प्रेजेंट पार्टिसिपल के पहले होता है, जैसे वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी डेयरिंग, वेरी परप्लेक्सिंग, वेरी चैलेंजिंग, वेरी एंटरटेनिंग। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स है ना, डेयरिंग, इंटरेस्टिंग, परप्लेक्सिंग, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल्स हुए, इसमें ING आया है ना। किंतु मच का पास्ट पार्टिसिपल्स, जैसे सरप्राइज्ड, वेरी सरप्राइज्ड नहीं मच सरप्राइज्ड। ठीक है, एडमायर्ड, वेरी एडमायर्ड नहीं मच एडमायर्ड। अगर ED वाले वर्ड आ गए, ये पास्ट पार्टिसिपल्स हैं, ING वाले वर्ड है प्रेजेंट पार्टिसिपल्स हैं, तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है कि वेरी का हमें होगा प्रेजेंट में और मच का होगा हमारा पास्ट में, पार्टिसिपल्स के केस में। नेक्स्ट है हमारा नॉट। वेरी का प्रयोग पास्ट पार्टिसिपल के पहले नहीं होता। हाँ चलिए, हम तो सीख चुके हैं, जैसे वेरी टायर्ड, ये नहीं हो पाएगा, है ना। पास्ट पार्टी के पहले भी हो, लेकिन निम्नलिखित पास्ट पार्टिसिपल के पहले वेरी का प्रयोग हो सकता है। अब ये उनने कुछ एक्सेप्शन दे दिए हैं, सॉरी फ्रेंड। जैसे कि वेरी टायर्ड, वेरी डिजेक्टेड, है ना, वेरी कंटेंटेड, वेरी प्लीज्ड। यहाँ पे आप इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना। एक्सेप्शंस तो हमेशा कॉपी में नोट डाउन होने चाहिए, कि आपको जनरल रूल तो पता होता है, एक्सेप्शंस याद नहीं रहते हैं तो आप क्वेश्चन गलत कर सकते हो। जैसे टायर्ड, डिजेक्टेड, कंटेंटेड, डिसकंटेंटेड, प्लीज्ड, ड्रंक, लिमिटेड एंड डिलाइटेड। इसके आगे आप वेरी का यूज़ कर सकते हैं। ध्यान रखें, प्लीज्ड के पहले वेरी का प्रयोग जैसे होता है यदि प्लीज का अर्थ ग्लैड या हैप्पी में हो, मतलब अगर पॉजिटिव सेंस में हो तब प्लीज्ड, है ना। किंतु प्लीज का पहले मच का प्रयोग होता है यदि प्लीज का अर्थ सेटिस्फाइड हो, है ना, अर्थ सेटिस्फाइड हो। ठीक है, जैसे आई वॉज वेरी प्लीज टू हियर दिस। ठीक है, एंड आई वॉज मच प्लीज विथ हर लेटर। यहाँ पे जो उसका लेटर है उससे प्लीज्ड हुआ, मतलब उससे सेटिस्फाई हुआ, तो हमने मच का यूज़ करा। ठीक है, और यहाँ पे हैप्पी, खुशी से रिलेटेड बात कर रहा है, प्लीज़ वेरी प्लीज टू हियर दिस, मैं बहुत खुश हुआ उसको सुनकर, तो यहाँ पे हमने वेरी यूज़ करा। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वाइट। क्वाइट का अर्थ होता है परफेक्टली, कंप्लीटली। ठीक है, क्वाइट, क्वाइट लवली, क्वाइट हैंडसम, क्वाइट वेरी हैंडसम, वेरी लवली। अब यहाँ पे 4 वर्ड है, अब चारों को कैसे समझते हैं। क्वाइट लवली हम नहीं कहेंगे, क्वाइट हैंडसम हम नहीं कहेंगे। ठीक है, क्वाइट का अर्थ की जगह वेरी, और वेरी की जगह क्वाइट का यूज़ करके हमें क्वेश्चन देते हैं। कैसे, जैसे कि वेरी लवली हम कहेंगे और वेरी हैंडसम कहेंगे। ठीक है, लेकिन क्वाइट लवली, क्वाइट हैंडसम नहीं कहेंगे, क्योंकि क्वाइट का मतलब क्या होता है, कंप्लीटली, कंप्लीटली खूबसूरत है, कंप्लीटली प्यारा, ऐसा हम कुछ नहीं बोलते। हम वेरी में बोलते हैं बहुत प्यारा या बहुत खूबसूरत, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, कंप्लीटली हम नहीं बोलते किसी चीज़ को क्वाइट, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अब किंतु वेरी के अर्थ में क्वाइट का प्रयोग निम्नलिखित पास्ट पार्टिसिपल्स के साथ ही होता है। जैसे क्वाइट डिलाइटेड है ना, तो वेरी डिलाइटेड हम करते हैं, अभी हमने ऊपर बोला डिलाइटेड। क्वाइट टायर्ड है तो वेरी टायर्ड भी हम बोलते हैं, क्वाइट फिनिश्ड है तो कम्प्लीटली फिनिश भी बोल सकते हैं। किसी चीज़ को हम कम्प्लीटली फिनिश करते हैं, है ना, कम्प्लीटली थका हुआ इंसान हो सकता है, तो उसके सेंस में हमने क्वाइट यूज़ करा है। फिर भी निम्नलिखित पॉजिटिव डिग्री के साथ क्वाइट का प्रयोग होता है, जैसे क्वाइट चिल, क्वाइट कूल, क्वाइट वार्म, क्वाइट राइट, क्वाइट रॉन्ग, क्वाइट अलोन, है ना। क्वाइट ऑल का प्रयोग एक साथ नहीं हो सकता। ठीक है, ही इज़ क्वाइट ऑल राइट, क्योंकि क्वाइट का मतलब ही कम्प्लीटली है। पहले आप ध्यान से मतलब समझिए, क्वाइट का मतलब ही कम्प्लीटली है, तो यहाँ पे हम कम्प्लीटली भी यूज़ कर रहे हैं और ऑल भी यूज़ कर रहे हैं। मतलब ये तो दोनों सुपरफ्लस हो गए ना, एक दूसरे को एक जैसे मीनिंग वाले हो गए ना सुपरफ्लस, तो इस चीज़ का आपको नहीं यूज़ करना है, दोनों को एक जैसे यूज़ नहीं करना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए।
नेक्स्ट है हमारा क्वाइट की विशेषता बताने का काम कोई दूसरा एडवर्ब नहीं कर सकता। अभी हमने क्या पढ़ा था, किसी भी एडवर्ब की विशेषता एक और एडवर्ब बता सकता है, बट यहाँ पे हमारा क्वाइट का सेंस है, क्वाइट एक एडवर्ब है, बट क्वाइट की विशेषता कोई दूसरा एडवर्ब नहीं बताएगा। ये हमारा एक रूल है जो आपको दिमाग में रखना है, जो आपको नोट डाउन करना है, क्योंकि इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। जैसे ही इज़ एब्सोल्युटली क्वाइट राइट कहना गलत है, ही इज़ एब्सोल्युटली राइट कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वाइट का यूज़ गलत है। जैसे ही इज़ क्वाइट राइट कहना पड़ेगा, यहाँ पे हमने या तो एब्सोल्युटली को हटा दो या तो क्वाइट को हटा दो, दोनों में से एक चीज़ को हटाना पड़ेगा, क्योंकि क्वाइट के साथ कोई एडवर्ब एक्स्ट्रा नहीं आता है जो उसको विशेषता पता है। नेक्स्ट है हमारा फेयरली और रैदर। अब फेयरली प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन का प्रयोग होता है, मतलब नाउन के पहले एक एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की विशेषता बताने के लिए हमने एक एडवर्ब लगा दिया फेयरली। जैसे कि अ फेयरली गुड बुक। अब हाँ, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, पहले एडवर्ब, देन एडजेक्टिव, और देन हमारा नाउन हुआ। ये हमारा एक प्रोसेस हुआ जो आपको इसमें ध्यान रखना है फेयरली और रैदर के केस में, ठीक है। रैदर कहाँ गया, रैदर एडजेक्टिव प्लस नाउन, और रैदर डिफिकल्ट प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट है रैदर प्लस ए एन प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन का भी प्रयोग होता है, मतलब हमने लगाया पहले एडवर्ब, फिर हमने लगाया प्लस एक आर्टिकल ए या एन, फिर हमने लगाया एक एडजेक्टिव, फिर हमने लगाया एक नाउन। तो इस तरीके का कंस्ट्रक्शन भी पॉसिबल है रेदर के केस में। रेदर अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है ना, अभी हमने ऊपर पढ़ा अ रेदर डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रेदर अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम। फेयरली का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री के साथ होता है, जैसे फेयरली वाइज, फेयरली गुड, लेकिन फेयरली वाइजर नहीं बोलेंगे हम, या फेयरली हम बेटर नहीं बोलेंगे। तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है कि किस में पॉजिटिव डिग्री में यूज़ हो, किसका नेगेटिव। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, एडवर्ब बहुत बड़ा चैप्टर है थोड़ा, और इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। एडवर्ब हुआ, वर्ब हुआ, टेंस हुआ, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, ये कुछ कुछ आपके जो मेन है, इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो कन्फ्यूजिंग होते हैं, क्योंकि इसका बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, टॉपिक। कहाँ थे, किंतु रेदर का प्रयोग पॉजिटिव या कंपैरेटिव के साथ, दोनों के साथ हो सकता है, ऐसा बोलना चाह रहे हैं वो। रेदर बैड, रेदर डिफ़िकल्ट, रेदर वर्स, रेदर हॉटर, ठीक है। यहाँ पे गुड बैड पॉजिटिव डिग्री, यहाँ पे हॉटर कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। दोनों के साथ हमने यूज़ देख लिया रेदर का। आगे बढ़े, फेयरली के बाद टू का प्रयोग नहीं होता है, जबकि रेदर के बाद टू का प्रयोग होता है। अब ये आपको ध्यान रखना है, फेयरली के बाद रेदर का प्रयोग, टू का प्रयोग नहीं करेंगे, बट रेदर के बाद हम टू का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे टू का मतलब हमने क्या पढ़ा था, याद हो तो, आवश्यकता से अधिक। तो फेयरली के बाद हम आवश्यकता से अधिक वाला वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, रेदर के बाद हम कर सकते हैं। जैसे फेयरली टू गुड, मतलब ये तो पहली बात हम यही समझ गए, टू के बाद तो हम पॉजिटिव लगा ही नहीं सकते, ये तो पहली बात ही गलत, टू का यूज़ यहाँ पे होगा ही नहीं, क्योंकि पॉजिटिव डिग्री है। तो यहाँ पे रेदर टू गुड, हाँ, लेकिन रेदर के साथ हम कर सकते हैं, ये हमने एक्सेप्शंस, रेदर के साथ हमने टू यूज़ करा और उसके साथ बाद हमने एक प्लीजेंट एडजेक्टिव का यूज़ करा, तो ये हम कह सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब होता है आवश्यकता से अधिक, गुड गुड अच्छा, है ना, रेदर आवश्यकता से अच्छे अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट, फेयरली के बाद प्लीजेंट एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, फेयरली वाइज, फेयरली ब्यूटीफुल, मतलब फेयरली एक पॉजिटिव, प्लीजेंट मैंने आपको बताया था पॉजिटिव, अनप्लीजेंट नेगेटिव, ठीक है। खुशी वाला से बैड, अनप्लीजेंट हो गया, गुड पॉजिटिव हो गया, ठीक है। रेदर के बाद अनप्लीजेंट एडजेक्टिव का यूज़ होता है, जैसे रेदर विक्ड, रेदर डिफिकल्ट, रेदर ट्रबल, रेदर डल। अभी हमने पढ़ा प्लीजेंट अनप्लीजेंट का मतलब, पॉजिटिव सेंस में फेयरली और नेगेटिव सेंस में हम क्या यूज़ करेंगे, रेदर, ठीक है। तो ये प्लीजेंट अनप्लीजेंट वाला केस आपको बहुत ध्यान रखना है। अनप्लीजेंट हमने देखो, वापस हम रिवाइज करें, टू है जो हमने अनप्लीजेंट के साथ यूज़ करा नेगेटिव सेंस में, ठीक है। उसके बाद मच टू हमने यूज़ करा, मच टू पेनफुल, याद हो तो वर्ड हमने यूज़ करा था, ठीक है। उसके बाद हमने सिर्फ अनप्लीजेंट के साथ देखा, अभी हमने क्या यूज़ करा, रादर, ये सिर्फ अनप्लीजेंट के साथ होते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट देखें तो टू डॉट 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 टू हमने यूज़ करा था, याद हो तो, ये टू इंटेलिजेंट टू बी चीटेड करके एक सेंटेंस पढ़ा था, ठीक है। यहाँ हमारा प्लीजेंट हो गया पॉजिटिव,
मस्ट टू की जगह हमने टू मच करा था, उसके बाद हम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखें रेदर की जगह फेयरली, फेयरली हमारा एक प्लेजेंट के साथ होता है। और बाकी तो सब कुछ कुछ जो भी हमने पढ़ा है वो डबल दोनों तरीके से यूज़ हो सकता है। आगे देखें इनफ। इनफ वाला केस कैसा है? इनफ का प्रयोग जब एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी के रूप में करना है ना, होता है, तो इसका प्रयोग हमारे हमेशा ठीक उस शब्द के बाद होता है जिसकी विशेषता यह बताता है। ये डिफरेंट मैंने भी बहुत बार देखा है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इंटेलिजेंट इनफ इज राइट बट इनफ इंटेलिजेंट, इनफ इंटेलिजेंट इज रॉन्ग। ये डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आएगा, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है, एडजेक्टिव हमारा पॉजिटिव डिग्री है, यहाँ पे भी एडजेक्टिव हमारा पॉजिटिव डिग्री है, तो हमने उसके बाद में इनफ का यूज़ कर दिया है, ठीक है। अब ध्यान रखें, एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले इनफ का प्रयोग करके प्रॉब्लम दिया जाता है, ये तो हमने पहले ही बता दिया हमारे फ्रेंड्स को। जैसे इनफ लकी नहीं, लकी इनफ होगा, ठीक है। इनफ के पहले पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव या एडवर्ब का प्रयोग होता है, ये भी हमने देख लिया अभी, जैसे ब्यूटीफुल इनफ, केयरफुल इनफ, टॉल इनफ। किंतु इसके पहले कंपेरेटिव डिग्री, ये सुपरलेटिव डिग्री भी दे देती है। ये एक नया तरीका क्वेश्चन बनाते हैं, जैसे ग्रेटर इनफ नहीं आएगा ना, ग्रेट इनफ आएगा यहाँ पे। तो इस तरीके का आपको ध्यान रखना है इनफ का केस, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा अलग से कॉपी में, क्योंकि इसका भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इनफ के ऊपर। नेक्स्ट है जैसे लकीएस्ट इनफ, ये सुपरलेटिव डिग्री होगी, ये नहीं आएगा। अब नेक्स्ट है हमारा हार्ड और हार्डली। हार्ड का मतलब होता है किसी चीज़ कठोर, कड़ा, है ना, कठोर चीज़ को हम हार्ड सरफेस बोलते हैं, हार्ड, है ना। और हार्डली का मतलब हमारा दूसरे सेंस में चला जाता है, जिसका करीब करीब न के बराबर। अगर हिंदी में देखें तो हार्डली तुमने कुछ काम करा होगा, करीब करीब न के बराबर ही तुमने कुछ काम करा होगा, है ना, कुछ काम करा ही नहीं होगा मतलब, है ना, न के बराबर। और हार्ड मतलब कड़ा। तो हार्ड का अर्थ जैसे इट इज़ अ हार्ड जॉब, हार्ड इज एडजेक्टिव और जॉब इज नाउन, तो इट इज़ अ हार्ड जॉब, ही वर्क्स हार्ड, मतलब यहाँ पे वर्ब के बाद यूज़ हो रहा है हार्ड, तो ये एडवर्ब हो गया, लेकिन यहाँ पे नाउन के पहले यूज़ हो रहा है तो एज एडजेक्टिव काम हो गया। मतलब हार्ड हमारा भाई साहब एडजेक्टिव एंड एडवर्ब दोनों के केस में यूज़ होता है। बस हमें ये ध्यान रखना है कि वो किसकी वजह से, किसके लिए लगाया गया है। वो वर्ब के लिए लगाया गया तो एडवर्ब हो गया, वो नाउन के लिए लगाया गया है तो एडजेक्टिव हो गया। किंतु हार्डली का अर्थ करीब न करीब के बराबर होता है, और यह सिर्फ एडवर्ब के रूप में यूज़ होता है भाई। हार्डली का हम प्रयुक्त रूप क्या बोलते हैं इसको, यूज़ सिर्फ हम वर्ब के पहले एज एडवर्ब ही यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हमारा लेट और लेटली। लेट का अर्थ है देर, लेट का अर्थ है हम देर हो गए, और लेटली का अर्थ है देरी, हाल ही में, रिसेंटली, ठीक है। तो लेट का अर्थ है देर और लेटली का अर्थ है हाल ही, रिसेंटली, है ना। हाल ही में हम पूछते ना, हाल ही में ये घटना हुई, लेटली दिस अपोकलिप्स हैव हैपेंड, ऐसा कुछ हम बोल सकते हैं। तो हाल ही में और लेट, लेट का अर्थ है आफ्टर द राइट, फिक्स्ड और यूजुअल टाइम, और इसका प्रयोग एडजेक्टिव तथा एडवर्ब के रूप में होता है, जैसे यू आर लेट, इन द लेट समर, ही केम लेट लास्ट नाइट, है ना। आया कब आया, वो लेट आया, ये एडजेक्टिव एडवर्ब के थ्रू हम तरीके से हमने यूज़ करा। और यहाँ पे समर एक नाउन है, उसके पहले हमने यूज़ करा तो एडजेक्टिव। लेट हमारा मतलब, लेट भी हमारा ऐसा दोस्त है जो एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों हिसाब से दोस्ती रखता है। बट हमारा लेटली है वो सिर्फ भाई रिजर्व नेचर का है, वो सिर्फ एडवर्ब से दोस्ती रखेगा, वो एज अ एडवर्ब ही यूज़ होगा, ठीक है। जैसे हैज़ ही कम लेटली, क्या वह हाल ही में आया था, है ना। डिड ही केम लेट, क्या वह देर से आया, ठीक है। विद्यार्थीगण ये ध्यान दें कि ऐसे एडवर्ब के प्रयोग में बहुधा प्रॉब्लम दिए जाते हैं, जैसे कि ही वॉज फाइंड फॉर कमिंग लेटली। अब यहाँ पे लेटली आना चाहिए कि लेट आना चाहिए, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे कमिंग वर्ड के लिए लगाया गया है, तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कमिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो उसके पहले हम यूज़ करेंगे LATE, लेट, ना कि लेटली, ठीक है। इस तरीके से एगो, एगो का प्रयोग हमेशा पास्ट टेंस में होता है, अतः किसी भी टाइम एक्सप्रेशन के साथ यदि एगो का प्रयोग है, इसका अर्थ है कि वाक्य पास्ट टेंस में है।
मतलब बात हो गई एगो, मतलब पुरानी बात करी जा रही है, तो ही केम अ वीक अगो, वो पुरानी बात है। तो ये आप इजीली ध्यान रख सकते हैं कि एगो मतलब पूरा बात ही पुरानी हो रही है तो पास्ट टेंस में यूज़ होगा। आगे बढ़े अगर हम, प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट के साथ एगो का प्रयोग कर प्रॉब्लम दिया जाता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट, अब यहाँ पे ध्यान रख लीजिए ये परफेक्ट टेंस है और हमने एगो का प्रयोग यूज़ करना है सिर्फ पास्ट इनडेफिनिट टेंस। ठीक है, पास्ट इनडेफिनिट टेंस में यूज़ करना है। जैसे ही हैज़ कम अ मंथ अगो, नहीं ही केम अ मंथ अगो आएगा। ठीक है, आई हैड सीन हिम अ मंथ अगो, नहीं आई सॉ हिम अ मंथ अगो आएगा, क्योंकि वो पास्ट इनडेफिनिट के साथ, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लो। जो भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं उसको नोट डाउन कर लेना है हमको वो पॉइंट। नेक्स्ट है हमारा एट प्रेजेंट, प्रेजेंटली एंड शॉर्टली। एट प्रेजेंट का अर्थ है अब, इस समय, और इसका प्रयोग प्रेजेंट टेंस में होता है। जैसे कि एट प्रेजेंट ही इज़ इन द रूम, इस समय वह रूम के अंदर है। एट प्रेजेंट वी डोंट नीड एनी मोर, ठीक है, इस समय हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, किंतु प्रेजेंटली और शॉर्टली का प्रयोग फ्यूचर एक्शन में किया जाता है। वही हम फ्यूचर में कोई बात कर रहे हैं, ही विल कम प्रेजेंटली, ठीक है, दे विल गो शॉर्टली। ठीक है, ये हमने फ्यूचर सेंस में करा है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे ये मत देखिए कन्फ्यूजन है कि विल है यहाँ पे प्रेजेंट कैसे आ गया, ये गलत हो गया, नहीं, ये बिल्कुल सही है ना, क्योंकि प्रेजेंटली का प्रयोग करा गया एज अ एडवर्ब। अर्ली तथा सून, अर्ली का प्रयोग एडजेक्टिव तथा एडवर्ब दोनों ही रूप में होता है। इसका अर्थ है किसी चीज़ की शुरुआत के तुरंत बाद, जैसे कि ही कैम इन द अर्ली स्प्रिंग, मतलब स्प्रिंग शुरू होने के जस्ट तुरंत बाद क्या कौन आया है भाई, ही आ गया। ठीक है, तो किसी चीज़ के शुरुआत होने के तुरंत बाद के लिए हम सेंस में अर्ली का प्रयोग करते हैं। रोजेस ब्लॉसम्ड अर्ली दिस स्प्रिंग, ये भी सेंटेंस है। नेक्स्ट है, अर्ली का प्रयोग नियत समय से पहले के अर्थ में भी होता है। ठीक है, किसी समय से पहले, मतलब ही अराइव्ड अर्ली इन द मीटिंग। अब यहाँ पे अर्ली का एक्चुअल वर्ड आपको समझ में आ रहा होगा, मतलब जल्दी, समय से पहले। और यहाँ पे आपको क्या हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा उल्टा हो रहा है, शुरू होने के तुरंत बाद, किसी चीज़ के शुरू होने के तुरंत बाद में यहाँ पे हमने यूज़ करा हुआ है एज एडजेक्टिव। ठीक है, और यहाँ पे हमने किसी चीज़ या किसी समय के पहले यूज़ करा है, तो दोनों में डिफरेंस है दोनों के यूज़ में। किंतु सून का प्रयोग हम एक खास समय बिंदु के तुरंत बाद ही करते हैं। किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम आपको दे रखा है, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम, उसके जस्ट बाद आपको यूज़ करना है, तब हम उसको सून को यूज़ करेंगे। जैसे ही कम टू सी मी सून आफ्टर ही अराइव, वो जैसे ही आया उसके बाद मुझसे मिलने आ गया, मुझे देखने आ गया। ठीक है, द जज प्रेस्ड द बेल एंड द प्यून सून अपीयर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जस्ट एंड जस्ट नाउ। जस्ट का प्रयोग अ मोमेंट अगो के अर्थ में एडवर्ब ऑफ टाइम के रूप में होता है। एडवर्ब ऑफ टाइम हम पढ़ चुके हैं, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है, जैसे कि ही हैज़ जस्ट गॉन आउट, आई हैव जस्ट हैड माई डिनर, थोड़ी देर पहले, इसका मतलब हो गया जस्ट नाउ, अभी, नाउ लग गया है, मतलब इसका मतलब हो गया अभी कि अभी। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अभी एकदम एग्जैक्ट की बात है जस्ट नाउ, और थोड़ी देर पहले की बात है जस्ट, मतलब थोड़ी देर पहले, ही जस्ट अराइव, अभी थोड़ी देर पहले वो यहाँ पे आया। ठीक है, हैव जस्ट अराइव। नेक्स्ट है, किंतु जस्ट नाउ का प्रयोग एट दिस मोमेंट, इस क्षण में होता है। जैसे अभी वो बोली कि आई एम बिजी जस्ट नाउ, मैं अभी बिजी हूँ। ठीक है, जस्ट नाउ का प्रयोग अ शॉर्ट ऑफ टाइम, अ शॉर्ट टाइम अगो या अ मोमेंट अगो के अर्थ में होता है। जैसे ऐसे स्थिति में इसका प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट में होता है। मान लीजिए कुछ समय पहले और एक क्षण पहले की बात करी गई है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो हम जस्ट नाउ का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, दे लेफ्ट होम जस्ट नाउ, जैसे वो अभी अभी घर छोड़ के गए, ये हमारा ये रहा वो एग्जाम्पल, दे लेफ्ट होम जस्ट नाउ, ये पास्ट इंडेफिनिट है, हमने जस्ट नाउ का यूज़ कर दिया। लेकिन अगर वहीं पे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करते तब हम जस्ट का प्रयोग करते। ठीक है, ही हैज जस्ट लेफ्ट नाउ, है ना, ही हैज जस्ट लेफ्ट नाउ, दे हैड जस्ट लेफ्ट नाउ, तो उस केस में हम वैसा यूज़ कर सकते हैं।
जस्ट और जस्ट नाउ का प्रयोग आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा इसको वापस रिवाइज करेंगे क्योंकि थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है और मैं आपको फास्टली रिवीजन करवा रहा हूँ। मेरे हिसाब से आपने पढ़ रखा होगा अगर अपने वीडियो नहीं देख रहे होंगे तो। इसको 2-3 बार, अगर आप नए हैं इस वीडियो पे, आपने पहली बार देख रहे हैं, अभी तक आपने बुक नहीं पढ़ी है, तो मेरे हिसाब से इसको आपको 2-3 बार ये वीडियो देखनी पड़ेगी, आपको चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। मुझे भी बहुत टाइम लगा था और मेरे से पहले जिनने पढ़ा होगा उनको भी टाइम लगा था कि एक बार में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है। बस आप ध्यान से वीडियो को देखिए, अपने हाथ में फ़ोटोकॉपी इसकी निकाल के उसे पॉइंट्स लिखते रहिए और आगे बढ़ते जाइए। जितना आप रिवाइज करेंगे उतना आपको समझ में आता जाएगा, याद होता जाएगा जितना आप प्रैक्टिस करेंगे। मतलब पोजीशन ऑफ वर्ब क्या होती है? ही केम ऑलवेज लेट लास्ट मंथ। फ्रीक्वेंसी प्लस वर्ब, ये फ्रीक्वेंसी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर, तो आपको ध्यान रखना है। और एडवर्ब कौन सा है, अब इसकी पोजीशन उस पर डिपेंड करती है। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि एडवर्ब कौन सा है, उसके पहले हम ध्यान रखेंगे। अगर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे रखी है जैसे ऑलवेज, सेल्डम, नेवर, ठीक है, तो इसके आदि का प्रयोग वर्ब के पहले होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखना है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो वर्ब के पहले यूज़ करेंगे। जैसे ही केम ऑलवेज लेट लास्ट मंथ, नहीं, ही ऑलवेज केम लेट, हमें इसको यहाँ रखना पड़ेगा और केम वर्ब है तो इसको इधर आना पड़ेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपको, फ्रीक्वेंसी प्लस वर्ब होता है। पोजीशन ऑफ एडवर्ब के अंतर्गत सब्जेक्ट, वर्ब, एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर हमारा जो होता है वर्ब के बाद में आता है। ठीक है, जैसे कि ही स्पीक्स फ्लुएंटली। ठीक है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, फिर एडवर्ब ऑफ मैनर भी आता है हमारा। दे रोट इट केयरफुली, डायरेक्ट लिखती है। ये जो टाइप है, फ्रीक्वेंसी अगर हुई तो पहले लगाना है वर्ब के, मैनर के बारे में बात हुई तो हमें वर्ब के बाद में लगाना है। एडवर्ब ऑफ मैनर को ऑब्जेक्ट के पहले नहीं रखा जाता, मतलब ऑब्जेक्ट अगर आ गया है तो ऑब्जेक्ट के बाद ही रखना है, उसके पहले नहीं रखना है आपको। ये चीज़ का अच्छे से ध्यान देना है। किंतु ऑब्जेक्ट के बाद यदि हु, विच, डैट क्लॉज में हो और ढंग से ऑब्जेक्ट का विस्तार कर दिया हो तो एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग ऑब्जेक्ट के पहले भी होता है। जैसे कि ऑब्जेक्ट हमारे यहाँ दोस्त, दोस्त के पहले हमने लगा दिया ऑल, तो उसके पहले हम लिबरली एक एडवर्ब का यूज़ कर सकते हैं। लिबरली ऑल दोस्त, लिबरली दोस्त नहीं करेंगे, लिबरली ऑल दोस्त हु। ठीक है, तो इस तरीके केस में हमने ऑब्जेक्ट के पहले हमने यूज़ कर दिया क्या, एडवर्ब। ठीक है, अब एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये हमारा वर्ब है, उसके बाद हमने एडवर्ब ऑफ प्लेस यूज़ करा, ये हमारा वर्ब है, उसके बाद हमने एडवर्ब ऑफ टाइम यूज़ करा। अब एमपीटी आपको याद रखना है। मैनर, प्लेस एंड टाइम, अगर आपके पास तीनों साथ में दे रखा हो, मैनर भी दे रखा हो, प्लेस भी दे रखा हो, टाइम भी दे रखा हो, तो आपको एमपीटी यूज़ करना है। जैसे कि सबसे पहले वेल आएगा मैनर, फिर आपकी प्लेस आएगी इन द हॉल, फिर आपका टाइम आएगा। जैसे शी सैंग वेल इन द टाउन हॉल लास्ट नाइट, ऐसा नहीं आएगा शी सैंग लास्ट नाइट इन द टाउन हॉल वेल, ऐसा नहीं आएगा। तो एमपीटी आपको याद रखना है, मैनर, प्लेस, टाइम। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कोई बड़ा बड़ा घुमा फिरा के नहीं आता है, सिंपल सा आपको ध्यान रखना है एमपीटी का। एडवर्ब से इस ऑर्डर में परिवर्तन करने भी प्रॉब्लम दिए जाते हैं। जैसे सी सैंग इन द हॉल, जैसा भी मैंने बताया, एमपीटी आपको यूज़ करना है यहाँ पे। ठीक है, नोट, नोट पढ़ना बहुत जरूरी है भाई, इसमें भी एक्सेप्शन रहते हैं। आ जाइए, कम, गो, अराइव आदि वर्ब ऑफ मोमेंट हैं, इसके साथ पहले एडवर्ब ऑफ प्लेसमेंट, फिर एडवर्ब ऑफ मैनर का यूज़ कर सकते हैं। देख लीजिए, ये केस आ गया हमारा भाई, कम, गो, अराइव के साथ एमपीटी नहीं पीएम चलेगा। यहाँ पे पहले प्लेस आएगा फिर मैनर आएगा। ये एक्सेप्शंस पढ़ना आपको बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस पे ही क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट, क्योंकि आजकल सबको बाकी रूल तो पता ही है, एक्सेप्शंस बहुत कम याद रखते हैं लोगों। वेंट होम क्विकली, प्लेस, फिर उसके बाद मैनर। वेंट, गो, कम, अराइव, इस आना जाना, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी का प्रयोग सामान्यतः इस शब्द के पहले होता है जिसकी विशेषता है वो बताता है। एक्सेप्शन, इनफ, ये एक्सेप्शन अभी हमने पढ़ा था, लक्की, इनफ। यहाँ पे वो बाद में क्वांटिटी बता रहा है उसका, इनफ, इनफ एक क्वांटिटी वाला एडवर्ब है, बाकी सब हम उसके पहले बताएंगे। जैसे टू बैड, वेरी डिफिकल्ट, वेरी क्वाइट, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ें। ये सब पूरा वही एग्जाम्पल दे रखें, जैसे कि ही आस्क्स मी टू डू इट केयरफुली, ये अच्छा, ये कब ने बीच में स्किप कर दिया, इन्फिनेटिव वाला।
इन्फिनेटिव को तोड़कर एडवर्ब का प्रयोग नहीं होता है। इन्फिनेटिव मतलब 2+V1 वाला फॉर्म, ठीक है। ही आस्क्ड मी टू केयरफुली डू इट, नहीं भाई, ये टू डू एक इन्फिनेटिव है, इसके बीच में हम एडवर्ब नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हमें टू डू केयरफुली इट, नहीं, टू डू इट केयरफुली आएगा इसका, टू डू इट साथ में रखेंगे, केयरफुली हम बाद में रखेंगे। तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है, इन्फिनेटिव को हमको तोड़ना नहीं है। आधुनिक अंग्रेजी में खासकर बोलचाल में इन्फिनेटिव को तोड़कर, ऐसे स्पीकिंग स्पोकन हमें यहाँ देखना ही नहीं है, हम बोलचाल में क्या बोलते हैं हमें तो भाई देखना है एग्जाम में क्या सही होगा, हमें मार्क्स वहाँ मिलना है ना। नेक्स्ट है हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, ऑलवेज, सेल्डम, नेवर, ऑफन आदि का प्रयोग टू बी के बाद किंतु वर्ब में पहले होता है। जैसे कि टू बी मतलब ये आर, यू, वी, दे, आर, वर, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये हमारे होते हैं टू बी फॉर्म, टू बी वर्ब। तो हाँ, टू बी के बाद, ठीक है, और वर्ब के पहले, ठीक है, टू बी के बाद और वर्ब के पहले, टू बी के बाद और वर्ब के पहले, ये हमें याद रखना है। यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है। यू आर ऑलवेज राइट, राइट एक ऑब्जेक्टिव की तरह वर्क कर रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है ही नेवर लिसन टू रेडियो, ठीक है, लिसन एक वर्ब है तो हमने यहाँ पे वर्ब के पहले लगा दिया नेवर, जो कि हमारा एक एडवर्ब है, ठीक है। यहाँ पे हमने टू बी के बाद लगाया और यहाँ वर्ब के पहले लगाया। तो अगर हमारे पास ऐसा कंस्ट्रक्शन होता, आर भी होता, फिर एक एडवर्ब होता, फिर एक वर्ब होता, तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन सही होता है ना, ठीक है। इस तरीके का हम ध्यान रखेंगे। आ जाइए अगला, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, वीडियो में आखिर तक अगर यहाँ तक आप बने हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए और ध्यान से देखिए। विद्यार्थीगण ध्यान दें, एडवर्ब के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग सामान्यतः नहीं किया जाता है, किंतु प्रॉब्लम प्रीपोजिशन के साथ दिया जाता है। कैसे? ही लिसन टू मी विथ केयरफुली, नहीं भाई, केयरफुली के पहले विथ आ गए, प्रीपोजिशन है, नहीं, ये गलत है, विथ नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। पार्ट सी में विद गलत है, केयरफुली एडवर्ब ऑफ मैनर है, ठीक है, प्रीपोजिशन। अब इन्वर्जन्स, इन्वर्जन्स का मतलब आप समझते हैं कि वर्ब के पहले, नाउन वर्ब के पहले हम उल्टा कर देते हैं, याद हो तो, जैसे हैडली हैड, ठीक है। नो सूनर द प्लान लैंडेड, नहीं, नो सूनर डिड द प्लान लैंडेड, ठीक है। यहाँ पे हम उसको इन्वर्स कर दे सकते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब को, सब्जेक्ट प्लस वर्ब हमारा एक टेंस का कंस्ट्रक्शन होता है, तो हम यहाँ पे वर्ब प्लस सब्जेक्ट कर देते हैं, ये हमारा इन्वर्जन कहलाता है। तो हमें किस किस केस में हमें इन्वर्जन करना है, किस किस तरह के जो हम एडवर्ब यूज़ कर रहे हैं तो हमें इन्वर्जन करना है, तो ये चीज़ का हम पढ़ लेते हैं। आ जाइए, इन्वर्जन मीनिंग पुटिंग द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट, ये लिख दिया हमने पहले समझ लिया। हार्डली, हैड ही गॉन आउट वेदर फादर, जैसे हमने हार्डली यूज़ करा तो हमने इन्वर्जन ले लिया, ठीक है। नो सूनर हमने यूज़ करा तो हमें इन्वर्जन लेना है, यह हमें ध्यान रखना है, ठीक है। इन्वर्जन का मुख्य रूप से दो प्रकार, पार्शियल इन्वर्जन और कंप्लीट इन्वर्जन। पार्शियल इन्वर्जन में ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले हो जाता है। अच्छा, हमारे पास जैसे सब्जेक्ट है प्लस हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है प्लस हमारा मेन वर्ब है, फिर हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हमने ऑक्सिलरी वर्ब को आगे ले लिया, फिर सब्जेक्ट लगा लिया, फिर मेन वर्ब लगा लिया, हमारा पार्शियल इन्वर्जन हो गया। और कंप्लीट इन्वर्जन में हम पूरा मेन वर्ब आगे ले लेते हैं, ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना है। जैसे हार्डली डज ही कम टू मी, ठीक है। कंप्लीट इन्वर्जन में हियर कम्स जॉन, ठीक है। जस्ट आउटसाइड द गेट वॉज स्टैंडिंग अ गर्ल, ठीक है। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। कौन कौन सा? हार्डली के केस में इन्वर्जन चलेगा, नो सूनर के केस में इन्वर्जन होगा, है ना, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आगे शेल्डम, नेवर, हार्डली, रेयरली, स्कार्सली से शुरू होने वाले वर्ब इन्वर्जन का प्रयोग करते हैं। लिख लो, नोट डाउन कर लो ये कॉपी में। आगे बढ़ते हैं, कहाँ गया? एग्जाम्पल, शेल्डम हैव आई, सेंटेंस करेक्ट, है ना, शेल्डम आई हैव कहना गलत होगा। हार्डली डज ही, सेंटेंस करेक्ट, हार्डली ही डज कहना गलत होगा। नोट, पॉजिटिव ऑफ एडवर्ब में बताया गया है कि हार्डली, सेल्डम आदि का प्रयोग टू बी के बाद तथा मुख्य वर्ब के पहले होता है। जैसे कि ही इज़ नेवर रॉन्ग। अरे हाँ, याद हो तो अब भी हमने पढ़ा था टू बी, फिर हमने नेवर, फिर हमने मेन वर्ब एक पढ़ा था
मेन वर्ब के पहले और टू बी के बाद, ये हमने एक केस हमने याद हो तो पढ़ा था, ठीक है, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, याद आया कि नहीं। किंतु नेवर डज शी केम हियर, क्योंकि वाक्य नेवर से शुरू हुआ है, ठीक है। अभी हमने कौन कौन से वर्ड्स ऐसे पढ़े हैं, आ जाइए यहाँ पे, शेल्डम, नेवर, हार्डली, रेयरली, स्कार्सली और नो सूनर, ठीक है। आगे ये हमारा हो गया नेवर में हमने यहाँ पे वो कर लिया, क्या, इन्वर्जन लगा दिया, ठीक है। शी नेवर कम्स लेट, अब देखिए यहाँ पे ही इज़ नेवर रॉन्ग, ही इज़ नेवर रॉन्ग और शी नेवर्स कम्स, अब दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर हमने मेन वर्ब के पहले नेवर लगाया है तो हमें इन्वर्जन लेना है, ठीक है, और हमें टू बी के बाद अगर हमने लगाया है तो हमें इन्वर्जन नहीं लेना है, ठीक है। ये दो केस हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। नो सूनर से शुरू होने वाले वाक्यों में भी इन्वर्जन होता है, हमने पढ़ लिया भाई। आगे बढ़ो। ओनली के साथ भी यदि कोई एडवर्ब हो, या अब देखिए, अब याद होता हमने ओनली, ऑलमोस्ट, और क्या पढ़ा था हमने, ओनली पढ़ा था, ऑलमोस्ट पढ़ा था, और हमने क्या पढ़ा था याद नहीं आ रहा मेरे को, दो तीन हमने ऐसे याद हो तो एडवर्ब्स पढ़े थे जो हम यूज़ कर सकते हैं किसके साथ, नाउन के साथ, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। तो यहाँ पे ये वही ओनली की बात हो गई है। आ जाइए, ओनली बाय, यहाँ पे हमने ओनली के साथ क्या यूज़ करा है, बाय, तो हमें इन्वर्जन लगाना है। यहाँ पे क्या बोला गया, ओनली के साथ यदि कोई एडवर्बियल एक्सप्रेशन हो, ठीक है, जैसे कि वर्किंग हार्ड, ठीक है, ओनली बाय वर्किंग हार्ड हमें यहाँ दे रखा है तो हमें इन्वर्जन लेना है। ओनली बाय टेकिंग अ रिस्क, दिस इज एडवर्बियल अपना एक्सप्रेशन, रिस्क कैसी, टेकिंग अ रिस्क, ठीक है, ओनली बाय टेकिंग अ रिस्क, तो ये ओनली वाले केस आपको ध्यान रखना है इन्वर्जन के लिए, ठीक है। इन्वर्जन्स कहाँ हैं, अभी हमने पढ़ा, हार्डली, स्कार्सली, शेल्डम, नेवर, रेयरली, नो सूनर, ओनली बाय किसी एडवर्बियल एक्सप्रेशन के बाद। ये हमारा बस थोड़ा सा हमारा और चैप्टर बचा है लास्ट। ओनली यस्टरडे, ओनली द डे बिफोर, ठीक है, उसके बाद ओनली लास्ट मंथ, ओनली आफ्टर ए ईयर, ओनली अ फ्यू कंट्रीज, ओनली दिस आदि से शुरू होने वक्त भी इन्वर्जन लेते हैं। ओनली यस्टरडे डिड ही डाई, नो से बने एक्सप्रेशंस, एट नो टाइम, अंडर नो सर्कमटेंसेस, इन नो वे, है ना, जैसे अंडर नो सर्कमटेंसेस विल आई डू, इन्वर्जन लेगा, दिमाग में रख लो, फटाफट बिठा लो, क्या क्या पढ़ा हमने, रिविजन करते हुए चलेंगे, आप टेंशन मत लो। हार्डली, स्कार्सली, है ना, नेवर, शेल्डम और रेयरली, नो सूनर, ओनली प्लस एडवर्बियल एक्सप्रेशन, ठीक है, नो से बने हुए हमारे टेंस, ओनली यस्टरडे, ओनली बिफोर, ओनली द डे, ये सब हमारे इन्वर्जन लेंगे। हो गया याद। अगला, स्थान सूचित करने वाले एडवर्बियल एक्सप्रेस, ऑन द हिल, इन द वैली, राउंड द कॉर्नर, अगर इनसे हमारा टेंस शुरू हो रहा है, ये सब याद रखना भी जो मैंने बोला है, इनसे अगर टेंस शुरू हो रहा है तो इन्वर्जन चाहिए। उसी प्रकार 10 अ माइल बियॉन्ड द स्कूल, अंडर अ ट्री, ऑन द बेड, नाउ वेयर, ये सब हमारे इन्वर्जन लेंगे। राउंड द कॉर्नर, वेंट जोन, ठीक है, अंडर अ ट्री, वॉज लाइंग अ टायर्ड मैन, ठीक है, अनफुलफिल्ड विश, अब यहाँ पे एक और चीज़ आ गई हमारी, अनफुलफिल्ड विश, हमारी कोई विश है जो फुलफिल नहीं हुई है, या कोई कंडीशन है, हमारी कोई डिज़ायर है, प्रारंभ यदि इफ से हो रहा, जैसे कि उस वाक्य में इन्वर्जन का प्रयोग तो हमें पता ही है, इफ आई वर अ बर्ड, है ना, आई वुड फ्लाई। यहाँ पे एक मैं एक एक्स्ट्रा एडेड चीज़ आपको बता दूंगा, जब भी ऐसा अनफुलफिल्ड विश हो, यहाँ पे फ्यूचर टेंस में हम बात तो करेंगी, ये हमें ये याद रखना है, इफ के साथ हमेशा फ्यूचर टेंस आएगा या अनफुलफिल्ड विश है तो यहाँ पे हम इन्वर्जन लेंगे, ठीक है। आया कि समझ में, क्या लिखा गया, यदि इफ का प्रयोग नहीं हो तो उन वाक्यों में इन्वर्जन का प्रयोग होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस वाक्य में इफ का प्रयोग है, अतः आई वर का प्रयोग, किंतु यदि इस वाक्य में इफ को हटा दिया जाए तो वर आया वर्ड कहना पड़ेगा,
ठीक है। आई के साथ हम जनरली वॉज लगाते हैं, बट हम अगर अनफुलफिल्ड विश की बात कर रहे हैं तो आई के साथ हम वर यूज़ कर सकते हैं। ये एक पुराना हमारा रूल है। और अभी ये मैंने बोला इफ़ आई वर, यहाँ पे इन्वर्जन नहीं लेंगे, लेकिन अगर अनफुलफिल्ड विश की बात कर रहे हैं और इफ़ का प्रयोग हमने नहीं करा हुआ है ना, तो हम यहाँ पे वर आई करेंगे। ठीक है, वर आई और इफ़ आई वर इज इक्वल टू, ठीक बीच में थोड़ा सा गलत बता दिया आपको जल्दी जल्दी में, इफ़ आई हैड इज राइट है ना, और हैड आई इज ऑल्सो राइट। ठीक है, हैड आई भी सही है। ठीक है, हैड आई इज इक्वल टू इफ आई हैड। नेक्स्ट हमारा 7, हियर देयर ऑलवेज ओपन। इससे अगर आदि शुरू होने वाले वक्त इन्वर्जन लॉग लेंगे, मतलब जो भी एडवर्बियल एक्सप्रेशन मान लीजिए एडवर्ब से शुरू हो रहे हैं तो मोस्टली इन्वर्जन्स ले रहे हैं। कहाँ ले रहे हैं बस आपको वो ध्यान रखना है। अवे वेंट सीधा, इन्वर्जन ले लिया, वर्ब पहले आ गया सब्जेक्ट के। देयर गोज मेरी, सब्जेक्ट के पहले आ गया, ये आपको ध्यान रखना है। किंतु यदि, किंतु यदि, किंतु यदि दिए गए शब्दों के बाद सब्जेक्ट के रूप में कोई प्रोनाउन हो, दिए गए सब्जेक्ट के बाद शब्दों के रूप में कोई प्रोनाउन, सब्जेक्ट के रूप में कोई प्रोनाउन हो, तो वर्ब का उस सब्जेक्ट के बाद आता है, जैसे अवे ही वेंट, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, सब्जेक्ट होना चाहिए आपका प्रोनाउन। ठीक है, ही इज़ अ प्रोनाउन, आई इज़ अ नाउन, आई एक नाउन है और ही एक प्रोनाउन है। ये मेरे नाउन प्रोनाउन वाले चैप्टर में आप लोगों को पढ़ा रखा है, जिसने मैंने देखा लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिए। देयर शी गोज, अब अगर यहाँ पे आप ध्यान रखिए, आपको टेंस दे दिया गया है तो आपको इन्वर्जन कैसे करना है। अगर आई दे रखा है नाउन में तो आपको मेन वर्ब पहले लगाना है। ठीक है, और अगर आपको वी दे रखा है या सॉरी ही दे रखा है, प्रोनाउन दे रखा है, तो आपको पहले प्रोनाउन रखना है फिर मेन वर्ब रखना है। ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, इस तरीके से क्वेश्चन बना देंगे इंसान। नेक्स्ट, सो प्लस एडवर्ब ऑफ मैनर से शुरू होने वाले वाक्यों में भी इन्वर्जन का प्रयोग होता है। कैसे, सो रूडली डिड ही बिहेव दैट। ठीक है, सो वेल डिड ही सिंग दैट। ठीक है, सो प्लस एडवर्ब ऑफ मैनर, उधर था ओनली प्लस एडवर्बियल एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एक बार और रिवाइज करें, नो सूनर, हार्डली, शेल्डम, स्कार्सली, रिसेंटली, नेवर। ठीक है, और ओनली एडवर्बियल एक्सप्रेशन के साथ। और हमने क्या पढ़ा था, और क्या पढ़ा था हमने, ओनली एक्सप्रेस के बाद ओनली हमारा यस्टरडे, वस्टरडे से अगर टेंस शुरू हुआ हो। ठीक है, नो वाले सेंटेंस हमारे, अगर हमने किसी सेंटेंस में एट नो, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस, एट नो टाइम, ये हमने यूज़ करा हो। उसके बाद हमारी कोई अनफुलफिल्ड विश है, उसमें इफ़ का यूज़ नहीं करा है तब, अगर इफ़ का यूज़ करा है तो हम नहीं करेंगे, और इफ़ का यूज़ नहीं करा है तब हम करेंगे, है ना। अब यहाँ पे आ गया हमारा क्या, सो प्लस एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, सो प्लस एडवर्ब ऑफ मैनर दे रखा है तो हमने इन्वर्जन यूज़ कर दिया। आगे बढ़ते हैं, बस हमारा ख़त्म ही होने वाला है चैप्टर। टू सच, थोड़ा सा ब्लर है, टू सच एन एक्सटेंड, टू सच लैंड, दिस से शुरू होने वाले वक्त इन्वर्जन का प्रयोग लेंगे। ठीक है, टू सच अ डिग्री, ही मेड अ नॉइज दैट पीपल रिब्यूक्ड हिम। टू सच अ डिग्री बोला, ही मेड नहीं, मैड ही, है ना, और यहाँ पे ही है तो उसकी जगह आई यूज़ करेंगे, क्योंकि प्रोनाउन के प्लस प्रोनाउन प्लस मेन वर्ब वाला केस हम यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आई प्लस यूज़ होगा। ठीक है, कैसे कि ही मेड अ नॉइस के बदले डिड ही मेक अ नॉइस आएगा। ठीक है, टू सच अ डिग्री से शुरू हुआ है क्योंकि वर्ड। ठीक है, अगला नॉट ओनली बट ऑल्सो। नॉट ओनली से यदि कोई वर्ब जोड़ा जाए, नॉट ओनली, तो नॉट ओनली से यदि वाक्य शुरू हो, नॉट ओनली डिड ही रीड बट ऑल्सो ही रॉट। ठीक है, इन्वर्जन है, ध्यान रखना। ये जितने भी हम वर्ड पढ़ रहे हैं इनसे सेंटेंस शुरू होना चाहिए, ये चीज़ का आप ध्यान रखिए डायरेक्ट नरेशंस में। ठीक है, मतलब ये पहले आ गया है आपका रिपोर्टिंग, क्या बोलते हैं, स्पीच, और रिपोर्टेड वर्ब,
बाद में आएगी, रिपोर्टेड वर्ड अगर बाद में आएगी तो इन्वर्जन होगा। ये वैसे इतना ज़रूरी नहीं है, ये आपके काम का नहीं है, ठीक है, ये भी काम का नहीं है आपका। हाँ, कन्वर्जेशन सेंटेंस कौन कौन से हैं इंग्लिश में से? नाइदर नॉर सो का साथ छोटे छोटे वाक्यों से शुरू होने वाला वर्ड, नाइदर नॉर सो आदि से शुरू होने वाला इन्वर्जन वर्ड, जैसे ही वेंट सो डिड आई, है ना। सो डिड आई का मतलब आई वेंट देयर टू, मतलब मैं भी गया था, ठीक है। जैसे ही वेंट, ही डज नॉट, ही ही चीटेड नाइदर आई, उसने चीट करी लेकिन मैंने नहीं, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना है। ये हमारा यहाँ पे एडवर्ब हमारा पूरा ख़त्म होता है। हमने बहुत सारा पढ़ लिया है आज, बहुत देर तक भी पढ़ लिया है। जो भी आखिर तक टिका है वो आराम से एग्ज़ाम क्लियर करेगा, क्योंकि इसका बहुत कुछ रिवाइज़ हो गया है और बहुत सारा रिवाइज़ हो गया है, ठीक है। तो इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जिसने भी हमारी वीडियोस नहीं देखी है वो जाके वीडियोस देख लीजिए। ये मैथ्स के बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स मैंने कवर करवा रखे हैं। और जो भी हमारा दोस्त नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले चैप्टर में। थैंक यू।